तारीख थी 27 जून 2025। दुनिया भर की नजरें एक दस्तावेज पर थीं जिसका नाम था वॉशिंगटन अकॉर्ड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये समझौता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच दशकों से चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने का एक बहुत बड़ा वादा था। इसे शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा था, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर मैं कहूं कि इस समझौते के बाद शांति नहीं बल्कि हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त वॉशिंगटन डीसी में तो माहौल एकदम जश्न का था। दुनिया के बड़े बड़े नेता इसे एक ट्रिमेंडस ब्रेक थ्रू यानी एक जबरदस्त सफलता बता रहे थे। हर किसी को उम्मीद थी कि अफ्रीका का ये अशांत इलाका अब शायद चैन की सांस ले पाएगा। कागज पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कागज पर जो लिखा था और जमीन पर जो हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। शांति समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि हिंसा की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठी। अकेले दक्षिण के वो प्रांत में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। ये शांति की सुबह नहीं थी, बल्कि एक नए और भयानक मानवीय संकट की शुरुआत थी। तो यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक पीस डील, एक शांति समझौता जंग को और भड़का गया? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और छिपे हुए मकसदों की परतों को एक-एक करके हटाएंगे। चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझौते को ही ठीक से समझते हैं। आखिर कागज पर यह समझौता क्या कहता था और इस कहानी के मुख्य किरदार कौन-कौन थे? देखिए, इस लड़ाई को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। मतलब ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है। एक तरफ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी, जो एफडीएलआर यानी डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा नाम के एक विद्रोही गुट को सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ है पड़ोसी देश रवांडा, जो M23 मूवमेंट नाम के दूसरे गुट को सपोर्ट करता है। असल में ये दोनों देश इन गुटों को एक तरह से अपनी कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में ये सब हुआ कितनी तेजी से। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मार्च में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और दिसंबर आते आते तो दोनों देशों के हेड्स ऑफ स्टेट इस पर साइन भी कर देते हैं। मतलब 1 साल से भी कम वक्त में इतने पुराने और जटिल संघर्ष को सुलझाने का दावा कर दिया गया। कागज पर तो शर्तें बहुत साफ और अच्छी थी, जैसे कि रवांडा अपनी सेना हटाएगा और डीआरसी अपने समर्थित विद्रोही गुटों को मदद देना बंद करेगा। बदले में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। मतलब सुनने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी कागजों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे मकसद में होती है। तो ये समझौता फेल क्यों हुआ, इसका पहला और सबसे बड़ा सुराग हमें ले जाता है जमीन के नीचे, जहां खरबों की खनिज दौलत छिपी है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। जिस साल ये शांति की बातें हो रही थीं, ठीक उसी साल कोबाल्ट की कीमतें दुनिया भर में आसमान छू रही थीं, 2 गुने से भी ज्यादा। जी हाँ, वही कोबाल्ट जो हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी को पावर देता है। अचानक से डीआरसी की जमीन सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि एक सोने की खान बन चुकी थी। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सिर्फ एक शांति समझौता नहीं था, इसके साथ ही एक और पार्टनरशिप हुई जिसने अमेरिका को डीआरसी के इन कीमती खनिजों पर पहले प्रस्ताव का अधिकार यानी राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर दे दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि डीआरसी के खनिजों पर पहला हक अमेरिकी कंपनियों का होगा। तो सवाल उठना लाजमी है, ये डील शांति के लिए थी या फिर इन कीमती खनिजों के लिए? अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और ये सुराग इस बात में नहीं है कि समझौते पर दस्तखत किसने किए, बल्कि इस बात में है कि किसे बातचीत के मेज से ही दूर रखा गया। सोचकर देखिए, आप 2 देशों के बीच शांति समझौता करा रहे हैं, लेकिन जो लोग जमीन पर असल में बंदूकें चला रहे हैं उन्हें आप बातचीत के लिए बुलाते तक नहीं। M23 मूवमेंट, जो रवांडा का सबसे बड़ा समर्थित विद्रोही समूह था, उसे इस पूरी बातचीत से ही बाहर रखा गया। ये एक ऐसी बड़ी गलती थी जिसने इस समझौते को पैदा होने से पहले ही कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साथ 2 अलग-अलग शांति प्रक्रियाएं चलने लगीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल कटी हुई थी। एक तरफ वॉशिंगटन में बड़े-बड़े नेता अर्थशास्त्र और डिप्लोमेसी की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ दोहा में, जहां सरकार और असली लड़ाकों के बीच बातचीत होनी थी, वो प्रक्रिया बार-बार अटक रही थी।
असली लड़ाकों से कोई डील हुई ही नहीं। तो अब जब हमारे पास ये सारे सुराग हैं तो तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समझौते की बुनियाद में ही कुछ बड़ी खामियां थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। आलोचक कहते हैं कि ये समझौता स्थानीय लोगों की भलाई के लिए कभी था ही नहीं। ये एक तरह का एलीट पैक्ट था, यानी बड़े लोगों का समझौता, जिसका असली मकसद था बाहरी ताकतों के लिए खनिजों का रास्ता साफ करना, ना कि वहां के लोगों को शांति देना। मतलब ये उन लाखों लोगों के दर्द और उनकी हकीकत से कोसों दूर था जो रोजाना हिंसा का सामना कर रहे थे। जब आप जमीन पर लड़ रहे लोगों को और आम नागरिकों की शिकायतों को ही शामिल नहीं करेंगे तो शांति भला कैसे आएगी। और इस कहानी का क्लाइमैक्स देखिए। जिस अमेरिका ने इतनी मेहनत से ये समझौता करवाया, कुछ ही महीनों बाद मार्च 2026 में उसी को अपने पार्टनर रवांडा पर पाबंदियां लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि रवांडा ने समझौते की शर्तें तोड़ी थीं। ये अपने आप में इस डील के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हमारे सामने एक ऐसा हाई प्रोफाइल शांति समझौता है जिसके होने के बाद शांति आने के बजाय संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। और यहीं पर वॉशिंगटन समझौता हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछता है। क्या खलीजों के लालच पर टिका कोई समझौता कभी आम लोगों के लिए सच में शांति ला सकता है? अगली बार जब हम अपने स्मार्टफोन को हाथ में लें तो शायद एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है कि हमारी इस टेक्नोलॉजी की असली कीमत दुनिया के किसी कोने में कौन चुका रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।